नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। और राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में, जिसमें सबसे लंबी नदी जो गग्गड़ नदी है और उसके बाद जो अन्य नदियां हैं, कांतली नदी है, काकनी है, साबी है, रूपारेल है, रूपनगढ़, उन नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों की। राजस्थान का अब देखिए, हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र में कांतली नदी की। अब कांतली नदी जो है इसका कोई अन्य नाम नहीं है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो सीधा हमारा प्रश्न यहां से आता है कि इसका उद्गम स्थल। तो देखिए, इसका उद्गम स्थल जो है यह है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। कहां से निकलती है? तो यहां खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, उद्गम स्थल। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से यहां निकलती। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र का मतलब है यहां राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो देखिए, यहां खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती हैं। तो यहां है सीकर। सीकर और झुंझुनू को मिलाकर एक नया जिला और बनाया गया है जिसका नाम है नीम का थाना। और तीसरा है पहले जो है यहां सीकर और झुंझुनू दो ही जिलों में बहती थी, लेकिन अब नए जिलों के अनुसार यदि बात करें तो यहां राजस्थान के 3 जिलों में बह रही है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। क्लियर हो गया। अब बात आती है कांतली नदी की क्या विशेषताएं, और विशेषताएं ही हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो बात करते हैं कांतली नदी की विशेषताएं। कांतली नदी की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि कांतली नदी
कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। यानी कि देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वह गग्गर है, लेकिन गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। इसका मतलब है कि राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त होती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। वैसे तो हम जब अध्ययन करते हैं राजस्थान की नदियों में, तो हम कहते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। सही है, बनास नदी है, लेकिन आंतरिक प्रवाह तंत्र में पूछा जाएगा तो कौन सी है? कांतली नदी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। अब इसको तोरावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मानना है कि यहां पर पहले तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार होने के कारण यहां तोरावाटी कहलाया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें वह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि तोरावाटी क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले। तो पहले हम सीकर और झुंझुनू को पढ़ते थे, लेकिन अब सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू तीनों जो है यह तीनों तोरावाटी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह जो है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। इसके बाद इसकी जो ऐतिहासिक विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता तथा सुनारी सभ्यता की खोज की गई। कि इस नदी के किनारे नीम का थाना जो क्षेत्र है उसी में ही गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता की खोज की गई। क्लियर हो गया? और गणेश्वर सभ्यता को हम भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की
जननी कहा। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे पहले ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले थे? गणेश्वर में। और इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो इस तरह से कांतली नदी को लेकर जो पूछा जाता है, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, उसका प्रवाह क्षेत्र और इसकी विशेषताएं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब ध्यान रखना, नए जिलों के आधार पर जब पूछा जाता है तो पहले यहां नीम का थाना क्षेत्र किसमें आता था? सीकर में आता था। लेकिन अब यह नीम का थाना क्षेत्र किसमें आता है? नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना नया जिला बनाया गया है, इसीलिए नीम का थाना क्षेत्र में ही किसकी खोज की गई है? गणेश्वर सभ्यता की खोज की। और यहीं पर ही जो झुंझुनू में आती थी पहले सुनारी सभ्यता, वह अब किसमें आती है? नीम का थाना में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि खेतड़ी जो है, जो तांबे की खानों के लिए जाना जाता है, खेतड़ी, खेतड़ी क्षेत्र पहले झुंझुनू में था, अब यह किस में आता है? नीम का थाना क्षेत्र में आता है। और आपसे खेतड़ी को लेके भी पूछा जा सकता है कि खेतड़ी स्थित तांबे की खाने किस सभ्यता की देने हैं? तो गणेश्वर सभ्यता की देने हैं। और खेतड़ी भी जो है वह किस? कांतली नदी के किनारे। अब देखिए, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तो क्या कहलाता है? तोरावट। लेकिन यह पूरा क्षेत्र और इसमें चूरू को मिला दें तो पूरा क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, तो कांतली नदी जो है शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जिसका अध्ययन हम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत करते हैं। क्लियर हो गया? तो यह थी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी। क्लियर हो गया? इसके बाद अगली जो नदी आती है वह है काकनेय नदी। बात करते हैं काकनेय नदी की। काकनेय नदी सबसे पहले है इसका अन्य नाम। कि जो काकनेय नदी है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है मसूरदी नदी, काकनी नदी, या काकनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। यह सभी इसके क्या है? अन्य नाम है। अब सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कि यह कहां से निकलती, तो यह निकलती है कोटड़ी की पहाड़ियां। कोटड़ी की पहाड़ियां, और यह राजस्थान के किस जिले में है? तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि यह कहां से निकलती है, तो यह कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती। इसके बाद जब यह जैसलमेर से निकलती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र भी केवल कौन सा जिला है? इसका प्रवाह क्षेत्र केवल जैसलमेर। और जैसलमेर में यह एक झील का निर्माण करती है। इस झील को कहा जाता है बुज झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुज झील कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे जैसलमेर में एक मंदिर है जिसे कहा जाता है
इस मंदिर को कहा जाता है काक गणेश जी का, काक गणेश जी का मंदिर जो भी कहां पर है, जैसलमेर में है, वह इसी काकनी नदी के किनारे। तो काकनी नदी को लेके ज्यादा विशेषताएं तो नहीं है, लेकिन जो भी विशेषताएं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या है देखिए, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल इसका है कोटड़ी की पहाड़ियां, जैसलमेर। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र केवल है जैसलमेर। इसके बाद है इसकी विशेषताएं, काकनीय नदी की विशेषता। सबसे पहली विशेषता क्या है कि काकनीय नदी जो है काकनीय नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे यानी कि काकनीय नदी जो है यह आंतरिक प्रवाह में सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी है वह गग्गर नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह में कांतली नदी है, लेकिन सबसे छोटी नदी पूछा जाएगा, चाहे वह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली हो या लंबाई में सबसे छोटी, तो वह कौन सी है? काकनीय नदी है। दूसरे पॉइंट, काकनीय नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। और तीसरा पॉइंट, काकनीय नदी के किनारे जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। तो इस तरह से हमें काकनीय नदी को लेके जो पूछा जाता है, या तो उसका उद्गम स्थल या प्रवाह क्षेत्र या फिर उसकी विशेषताएं और उसके अन्य नाम, तो इस पर हमने चर्चा की। क्लियर? इसके बाद अगली जो नदी है वह है साबी नदी। तो बात करते हैं साबी नदी की।
साबी नदी। देखिए साबी नदी इसका कोई अन्य नाम नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उद्गम स्थल। इसका जो उद्गम स्थल है वह पहले तो जयपुर में आता था, लेकिन अब जब नए जिलों का गठन हुआ तो इसका जो यहां उद्गम स्थल है वह किस में आता है, तो यह ध्यान रखना। अब इसका उद्गम स्थल जिसे हम सेवर की पहाड़ियां कहते हैं, सेवर की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आता है, जिसे जयपुर और अलवर जिले को मिलाकर बनाया गया है। तो अब देखिए उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियां। कोटपुतली बहरोड। इसके बाद दूसरा इसका प्रवाह क्षेत्र। कि राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कहां है, तो देखिए यहां है जयपुर ग्रामीण, यहां है कोटपुतली बहरोड, और यहां है खैरतल। और खैरतल के बाद यह कहां जाती है, हरियाणा। तो अब देखिए पहले इसका जब हम प्रवाह क्षेत्र पढ़ते थे तो जयपुर और अलवर पढ़ते थे, और उसके बाद यह हरियाणा जाती है। लेकिन वर्तमान में यदि नए जिलों के आधार पर पढ़ा जाए तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वह है कोटपुतली बहरोड और यहां राजस्थान के वर्तमान में 2 जिलों में बहती है। क्लियर। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए बात करते हैं विशेषता की। साबी नदी की विशेषता। अब सबसे पहली जो इसकी विशेषता जो सबसे प्रमुख है कि यह राजस्थान की एक नदी जो दक्षिण से उत्तर में बहती है और हरियाणा जाती है, और हरियाणा में यह गुरुग्राम के निकट पटौदी गांव में नफसगढ़ झील में गिरती है। साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होकर हरियाणा जाती है तथा नफसगढ़ झील पाटौदी गुरुग्राम
में एक तो ध्यान रखना कि यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान से कहां जाती है, हरियाणा जाती है। और हरियाणा जाने के बाद यह हरियाणा में गुरुग्राम के निकट, गुरुग्राम में एक गांव है पटोदी या पाटोदी गांव के नाम से जानते हैं, वहां पर एक झील है, नफसगढ़ झील में जाकर यह गिरती है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे कोटपुतली, बहरोड में लोहायुगीन सभ्यता का स्थल, जोधपुरिया की खोज, किसकी खोज की गई, जोधपुरिया की। कहां पे, देखिए जोधपुरिया जो है पहले कहां आता था, जयपुर में आता था, लेकिन अब यहां कोटपुतली बहरोड में इस साबी नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से जो है NH 48 भी निकलता है। तो यहां जो है साबी नदी NH 48 के समांतर या NH 48 की और क्या होती है, प्रवाहित होती है। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि यह NH 48 जो राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे के समांतर प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया। तो ये थी साबी नदी को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। साबी नदी के बाद में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह है रूपा रेल नदी। बात करते हैं रूपा रेल नदी की। सबसे पहले इसका अन्य नाम, कि रूपा रेल नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो रूपा रेल नदी को जो है रूपनारायण, नदी, लसावरी नदी, वराह नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका उद्गम स्थल, देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वह अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर से यहां निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से यहां निकलती है। तो सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल क्या हो गया, उदयनाथ की
पहाड़ियां, अलवर। क्लियर हो गया। दूसरा इसका प्रवाह क्षेत्र, कि यहां राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है। तो यदि इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यहां पहले अलवर और दूसरा भरतपुर में बहती थी, लेकिन नया जिला बन गया है डीग। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह राजस्थान के 3 जिलों में, अलवर, डीग और भरतपुर में। अलवर, डीग और भरतपुर इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषता की। रूपारेल, नदी की विशेषता। अब देखिए रूपारेल नदी की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है कि इस नदी पर भरतपुर में एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है मोती झील बांध। और मोती झील बांध से भरतपुर में सबसे ज्यादा पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, इसीलिए इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और आंतरिक प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे बांध बना हुआ है, वह कौन सी है, रूपारेल नदी। तो सबसे पहली विशेषता है कि रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध बनाया गया और जिसका अध्ययन हम राजस्थान की मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी करते हैं। और इसी मोती झील बांध के पीछे की झील मोती झील कहलाती है, जो कि एक विशेष प्रकार के एल्गी शैवाल के लिए जानी जाती है, जिसका प्रयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक तो रूपारेल नदी को लेके झील को विशेष रूप से पूछा, और इसी झील से एक नहर भी निकाली गई है जिसे सुजान गंगा नहर के नाम से जानते हैं, जो कि भरतपुर में पेयजल और सिंचाई के लिए जानी जाती है। और इसीलिए मोती झील बांध को लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसके किनारे भरतपुर में एक सभ्यता की खोज की गई जिसे कहा जाता है नोहा सभ्यता। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में लोहा युगीन सभ्यता के स्थल नोहा की खोज की गई। तो इसकी दो ही विशेषता हैं, एक तो इस पे बांध है, दूसरा यहां पे नोहा सभ्यता की खोज की गई। तो यह थी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत
रूपारेल नदी। इसके बाद अगली जो नदी पूछी जाती है वह है रूपनगढ़ नदी। तो बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। राजस्थान का अफवाह तंत्र। रूपनगढ़ नदी का कोई भी अन्य नाम नहीं है, केवल आपको इतना ही याद रखना है इसका उद्गम स्थल। सलेमाबाद, अजमेर से यहां निकलती है और अजमेर से इसका जो है प्रवाह क्षेत्र जयपुर है, यानी कि यहां सांबर झील में जाकर घिरती है। उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो वह है मध्य अरावली सलेमाबाद अजमेर। दूसरा इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र जो है वह है अजमेर और जयपुर ग्रामीण। अब इसकी विशेषता की बात करें तो एक ही विशेषता है कि रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद, अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ, यानी कि रूपनगढ़ नदी जो सलेमाबाद से निकलती है तो इसी नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थित है, इसीलिए सलेमाबाद को निम्बार्काचार्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सलेमाबाद का नया नाम जो है वह है निम्बार्काचार्य तीर्थ। यहां सलेमाबाद को ही कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे रूपनगढ़ में जो है मेगा फूड पार्क की भी स्थापना की गई है, जो राजस्थान का पहला मेगा स्मार्ट मेगा फूड के नाम से जाना जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि रूपनगढ़ जो नदी है, रूपनगढ़ नदी दक्षिण से सांबर झील में कि रूपनगढ़ नदी का पानी भी जो है वह अजमेर से जयपुर ग्रामीण सांबर झील की ओर जाता है, तो यह दक्षिण से सांबर झील में घिरने वाली प्रमुख नदी है। क्लियर हो गया? तो ये थी रूपनगढ़ नदी। और इसके बाद आंतरिक प्रवाह में जो अंतिम नदी पूछी जाती है वह है मंथा नदी। तो बात करते हैं मंथा नदी की।
राजस्थान का अपातंत्र में मंथा नदी, जिसमें सबसे पहले इसके अन्य नाम में है मदा नदी है, मथाई नदी है, मेडा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है और कई जगह इसको मेडकी भी कहा जाता है। यहां सभी इसके अन्य नाम। अब इसका उद्गम स्थल जो है यहां है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण। इसका उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण। और दूसरा इसका प्रवाह क्षेत्र, यहां भी क्या है जयपुर ग्रामीण। क्लियर हो गया। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वह है कि यह नदी भी जो है अपना जल सांबर झील में ले जाती है और सांबर झील में सबसे ज्यादा लवणता ले जाने वाली नदी कौन सी है, वह मंथा नदी है। तो यह ध्यान रखना। सांबर झील में लवणता में सर्वाधिक लवणता ले जाने वाली नदी जो है वह कौन सी है, मंथा नदी है। तो इस तरह से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो और इसी के साथ हमारा जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।